हमेशा जब भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान से बचने के लिए एक्सक्यूज देता है तो वो कहता है इसमें साइंस नहीं है, हाँ इसमें लॉजिक नहीं है। हाँ मैं साइंस वर्सेस गॉड पे थोड़ी बात करना चाहता जी हूँ। आपने पढ़ाई भी की है, आपने साइंस को भी समझा है, जी। आप आज टेक्नोलॉजी से भी रूबरू हैं हम्म। और आप अध्यात्म की तरफ भी काम कर रही हैं। हम्म। आपको क्या लगता है ये साइंस वर्सेस गॉड क्यों है, और लोग भगवान से बचने के लिए साइंस का सहारा लेते हैं या हम्म। वास्तविकता में साइंस अपना एग्जिस्टेंस अच्छे लेवल पे रखती है? साइंस अपना एग्जिस्टेंस बहुत अच्छे लेवल पे रखती है, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बचाव को लेके चलते हैं कि हाँ ये जो साइंस और गॉड वाला साइड है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत डिपेंडेंट है साइंस वाले साइड पे। और कहीं ना कहीं हमें पता नहीं है कि ये जो साइड है, जो गॉड वाला साइड है, वहां पे क्या साइंस है। तो शायद हम उस साइंस को नहीं समझ पा रहे हैं, और स्पेशली आज की जो यंग ऑडियंस है, और एक टाइम पे मैं भी ऐसी रही हूँ जहां मैंने ये डिबेट में मेरे माइंड में हमेशा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें साइंस पे ज्यादा भरोसा है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, होना चाहिए। बट आपको दूसरे साइड भी देखना चाहिए। अभी क्या है, हम लोग एक ही साइड को देख रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि शायद हमारा धर्म सिर्फ पाखंड पे, अंधविश्वास पे टिका हुआ है। बट उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि वहां भी कितना साइंस इन्वॉल्व है। तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जब भी साइंस अपने शिखर पर पहुंचेगा, वो देखेगा कि अध्यात्म वहां पहले से है। तो पहले मुझे से। लगता है ये बात हमें समझनी चाहिए, और ये पढ़ के ही समझ में आएगा, ये ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, डिबेट में उलझने से उतना नहीं समझ में आएगा जब तक आप वास्तविक में पढ़ के ना देखो। तो लोगों को शायद पढ़ने की जरूरत है हाँ अगर साइंस वर्सेस हाँ, गॉड को आप समझ। दोनों साइड पढ़ो, मैं यही हम्म कहती हूँ, वो साइड भी पढ़ो, ये भी साइड पढ़ो, और फिर निर्णय लो कि आपको क्या ठीक लगता है। हम्म। आजकल ना मंत्रों के उच्चारण की बात होती है। हम्म। हम जब इंस्टाग्राम की किसी रील में कोई मंत्रों का उच्चारण देखते हैं तो बड़ा सुनने में अच्छा अच्छा लगता है। लगता हाँ है। हाँ, और वाइब मैच होती है, हाँ वाइब अच्छी लगती है, जो हाँ आजकल के जी यंगस्टर्स का टर्म है। जी तो मुझे ये जानना है कि आपने सारी चीजों को पढ़ा, जी। जो इम्पोर्टेंस है हाँ मंत्रास हाँ की जी। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ऐसे देखा जाए, हर एक मंत्र का अपना एक अर्थ है, और उस अर्थ में बहुत शक्ति है हम्म अगर उसका ठीक से उच्चारण किया जाए, और अगर ठीक से उसे प्रतिदिन प्रयोग किया जाए। हम्म तो आपकी श्रद्धा जिस भी मंत्र में है, या आपकी श्रद्धा जिस भी उस अर्थ से है, जो भी आप उस मंत्र से समझ रहे हो, तो आप अपने जीवन में उसे अपना के देखो, और हम्म उसकी शक्ति आपको अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने ग्रोथ के अंदर थोड़े दिन में ही देखने मिलेगी। तो हमारे ऋषियों ने अगर कोई मंत्र रचा है, कुछ लिखा है, और ईश्वर द्वारा जितने भी वेद मंत्र आए हैं, हर एक बात का, हर एक मंत्र का अपना एक बहुत अच्छा अर्थ है, और वो हमारे लिए ही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। अब मंत्र होते हैं संस्कृत में हाँ और लोगों को नहीं आती है, हाँ और लोगों को पढ़ाई भी नहीं जाती है। बिल्कुल। आपने कभी ऐसे कोशिश करना है कि स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी किया जाए, 12th तक पढ़ाई जानी चाहिए? मेरे तो स्कूल में कंपलसरी था, हम्म। 5th to 8th, हाँ, तीन मेरे में साल भी 8th तक ही हाँ था 8th कि तक ही था। 8th तक का आपको पढ़ना है। और उस टाइम तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो हम्म। सबसे बुरा सब्जेक्ट कोई लगता और वो था। 8th तक पढ़ने में भी पठामे में निकाल उतना देते ही हैं वो। उतना ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका कहीं यूज भी नहीं आया। यूज भी नहीं हुआ। हाँ। मतलब अगर अगर और आगे पढ़ते तो उसका तो बहुत हाँ इम्पोर्टेंस है। शायद। हाँ, क्योंकि वो पूरा ग्रामर ही है। बिल्कुल। तो जिस तरह मतलब हम वो इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते पढ़ा हैं, के वो आगे पढ़ाना ही छोड़ आगे देते हैं। पढ़ाना छोड़ हाँ। देते हैं, तो वो वहीं तक सीमित होता है, और हम्म। घरों में तो कोई बोलता नहीं। बिल्कुल। तो वो सबसे हेट किया जाने वाला सब्जेक्ट था उस टाइम पे, और हम्म। मैं भी ऑलमोस्ट संस्कृत में हमेशा मेरे जस्ट अच्छे पास नंबर हुई हूँ। आते थे। हाँ हाँ। तो मैं हमेशा जस्ट पास रही हूँ, हम्म। क्योंकि किसी को पढ़ाना भी नहीं आता, टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाते थे। हाँ। तो ये सारी चीजें रही है, बट मुझे लगता है कि अगर कंपलसरी किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम्म कोई भी लैंग्वेज जब बचपन से सीखो ना, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। अब जैसे अब मैं आज के समय में संस्कृत सीख रही हूँ, तो हम्म मुझे बहुत हार्ड जा रहा है, हम्म क्योंकि पहले से पढ़ा नहीं, और अब जब पढ़ना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल जा रही है, क्योंकि आसपास कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो हम्म प्रैक्टिस कैसे करें। तो मुझे लगता है बिल्कुल कंपलसरी करना चाहिए, और कोशिश भी यही है कि इस संस्कृति को आगे लेके जाऊं, और कहीं ना कहीं स्कूलों तक ये मैसेज पहुंचे कि हाँ, इस लैंग्वेज को पर्टिकुलरली हमें हम्म करना ही चाहिए। हमारी हमारी ये राष्ट्रभाषा रही है, और हम्म। आप अगर महाभारत और रामायण के काल से देखोगे, तो संस्कृत में ही पूरा वार्तालाप हुआ करता था, हर एक चीज संस्कृत में ही लिखी गई है। तो बिल्कुल अपनी भाषा नहीं आती है तो शर्म की बात हमारे है। एक यूजर का कमेंट भी है शायद इससे रिलेटेड। जी वो कह रहे हैं कि संस्कृत को पढ़ना काफी टफ है। हाँ, संस्कृत के श्लोक पढ़ने भी आते हैं हमें जी बचपन से, जी। संस्कृत सिखाई नहीं गई। हम्म। तो अब आप बता सकते हैं कहाँ से शुरुआत करें संस्कृत सीखने की? बिल्कुल।
बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं आज के समय में, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है पूरे सीखने के लिए, तो सीखने की इच्छा हो तो ढूंढ भी सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, मैंने अच्छा। अलग अलग क्लासेस करके देखे, अलग अलग जगह से सीख के देखा। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि यूपी का एक पर्टिकुलर पोर्टल है जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट संस्कृत सिखा रहे हैं। ओके। और हर एक एज ग्रुप का हर एक व्यक्ति संस्कृत को सीख सकता है। तो पूरा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का वो कोर्स है। आप नाम बता देते, प्रमोशन हो जाता, हम पैसे ले लेते उनसे। मुझे अभी ना मेरे ख्याल से अभी पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं बता दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना। ठीक है। ठीक है। कुछ तो भी है, वो यूपी संस्कृत प्रशिक्षण करके कुछ है, मैं बता दूंगी सही नाम क्या है। तो वहां से सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूडेमी पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो संस्कृत सीखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। शुरुआत में टफ है क्योंकि लैंग्वेज अभी पता नहीं है क्या है, बट मुझे लगता है बचपन से नहीं भी सीखा है तब भी अभी सीखा जा सकता है। हर चीज तो बचपन से शुरुआत नहीं की जा सीख के आ सकती रहे हैं है। ना। हाँ, तो सीखा जा सकता है। अलग अलग रिसोर्सेज हैं, आपको देखना है कि आपका रिसोर्स, मतलब आपको कौन सा रिसोर्स अच्छा लगेगा, क्या समझ में आएगा, तो बिल्कुल सीखा जा सकता है। अभी एक वेब सीरीज आई थी असुर, हाँ जी। और उसकी एक लाइन बहुत फेमस हुई, लगाव ही पीड़ा है पीड़ा है, ना। हाँ और इसको लगाव को अटैचमेंट कहते हैं जी इंग्लिश में। जी। और आजकल के यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर वो डी अटैचमेंट होता है, हाँ वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ तो आपने गीता पढ़ी है, जी। वहां पे भी लगाव पे जब हाँ अर्जुन अपने हाँ, संबंधों के सामने संबंधों के कमजोर साथ पड़ते हैं तो जी कृष्ण उन्हें बताते हैं। जी। आज के युवाओं को अटैचमेंट से कैसे बचना चाहिए, इसका कुछ बताइए। आ, इस बात को समझना ही मेरे ख्याल से अपने आप में एक सीख होगी कि अटैचमेंट हमेशा पीड़ा का कारण बनेगा। चाहे फिर वो दोस्त से हो, किसी लड़की से हो, किसी लड़के से हो, किसी रिश्तेदार से हो, किसी से भी हो। तो लगाव, प्रेम, मोह, तीनों में अंतर है। तो आपको समझना है कि आप जिस भी रिलेशन में हो या जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हो, वो अटैचमेंट जब बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक समय बाद, क्योंकि आपको अभी क्या है कि सत्य का ज्ञान कहीं ना कहीं नहीं है। क्योंकि कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अटैचमेंट क्यों नहीं होना चाहिए और डी अटैचमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? सिर्फ आत्मा है। तो इस बात का ज्ञान होना और इस सत्य का ज्ञान होना कि हाँ, वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही है, आज कोई है कल कोई नहीं होगा। और सिर्फ मृत्यु से नहीं, जीवन में भी आज शायद आज मेरे जीवन में जो लोग हैं वो कल को ना हो, उनसे रिलेशन ना हो, उनसे कोई कनेक्शन ना हो, बट अगर मैं आज उनसे लगाव कर लूं या कोई अटैचमेंट रखूं और जब वो मेरे जीवन से चले जाएंगे तो मुझे दुख होगा। तो आपको अपने जीवन में भी ये समझना चाहिए कि आप हर एक कार्य जो कर रहे हो, जिससे भी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, वो क्या है और उसमें प्रेम है, मोह है या फिर अटैचमेंट है, क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत कॉमन है अटैचमेंट होना, और डी अटैचमेंट होना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें अपने जीवन में मिलता है तो हम उसके साथ समय बिताते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो एक माइंड में ये सत्य का ज्ञान होना चाहिए मेरे ख्याल से। लगाव ही पीड़ा है जी। तो मुझे लगता है लगाव तो शायद हमें संबंधों में है। हाँ, तो संबंध गलत है? संबंध गलत नहीं है, संबंध बिल्कुल अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद माँ बाप से रिश्ता है और आपकी कभी शादी होगी तो उस लाइफ पार्टनर से, पत्नी या पत्नी से भी वो लाइफ लॉन्ग रिलेशन होगा। तो रिलेशन रखना बुरा नहीं है, बट उस रिलेशन में जब अटैचमेंट बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए, जब आपको पता है कि अब अगर ये इंसान मेरे जिंदगी में नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खत्म है, वहां पे फिर पीड़ा शुरू होती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि संबंध में रहते हुए हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि वो अटैचमेंट का डर ना लगे? मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान ऐसे ही तो नहीं दिया होगा। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये मानना, अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब बात अपने पे आती है ना तो हम सब भूल जाते हैं। उस टाइम सारा ज्ञान सब कुछ वही का वही रह जाता है। लेकिन फिर भी अपने जीवन में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको उस सत्य का ज्ञान हमेशा हो कि सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता है जो हमेशा अटूट है और वो है ईश्वर से। वो बनाने पे ध्यान वो बनाने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी वो श्रेष्ठ है। बाकी बट संबंध रखना गलत नहीं है, संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। बट फिर वही सवाल आता है, संबंध होगा तो लगाव होगा, वही तो और लगाव होगा तो पीड़ा वही होगी। तो सीखना है कि यही सत्य का ज्ञान है। संबंध हो हाँ। उसमें जब मोह आ जाए, जब एक पॉइंट के बाद आपको लगने लगे कि अब ये इंसान या ये पर्टिकुलर चीज, कई बार हमें कुछ चीजों से भी अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। कोई भी चीज हो सकती है वो, तो ऐसे ही इंसान के साथ भी है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में ना हो तो क्या,
वो पॉइंट सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए, तो शायद वो अटैचमेंट वाला पॉइंट आपके जीवन में उतना ना आए। कहीं ना कहीं इंसान है, मनुष्य है, सोच है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं कि आपको दुख होगा, दर्द होगा, बट हाँ, अपने कार्य को प्रभावित, अपने कर्म को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए, और यही श्री कृष्ण गीता में भी बता रहे हैं। बट आजकल के यंगस्टर जब अटैचमेंट टूटती है तो तो वो उनका दिल टूट एंजाइटी, जाता है। डिप्रेशन और हाँ, वो सारी सब कुछ हो चीजें जाता है। वो जो झेलते हैं, फिर वो जोन क्रिएट करते हाँ हैं, वो गलत है ना। वो गलत है, उस पे वो गलत है। अपने आप को हार्म कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बहुत हार्म कर रहे हैं अपने आप को, अपने काम को, अपने माता पिता को, हर एक चीज को। रिलीजियस कंटेंट बनाते हैं, हम्म। ठीक है, भगवान की बातें करते हैं, जी। और ये ऐसा मुद्दा है कि किसी की भावनाएं किस शब्द से आहत हो जाएंगी आप नहीं बता सकते। बिल्कुल। ये इंटरव्यू देखने के बाद भी कितने कमेंट्स आएंगे मुझे नहीं पता। तो कभी इस जर्नी में, कंटेंट वाली में, जी। कभी थ्रेट्स मिले, कभी हाँ। डरावनी चीजें हुई हैं, हाँ। ऐसे डर लगा कि यार ये क्या था, डर तो मतलब, हाँ, ऑब्वियसली बात है, डर लगता कोई है। एक आध इंसिडेंट? मतलब कुछ ऑपोजिट रिलीजियस कम्युनिटी से डेथ थ्रेट्स मिले हैं एक आधी बार। अकाउंट जाने का पूरा प्लान हो चुका था, अच्छा। तो उस टाइम उतना मुझे डर नहीं लगा, अकाउंट जाने का मुझे डर नहीं लगा कि ठीक है जाएगा तो फिर से खड़ा हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ मतलब तो चली गई। आपने बनाई है, दोबारा बना लोगे? हाँ, दोबारा बना सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत दुख होगा आपको, नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल। उतना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब ये चला जाएगा तो अरे क्या होगा, सब खत्म, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो डेथ थ्रेट्स है उससे कहीं ना कहीं परिवार भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो शायद उतने डेप्थ में चीजों को नहीं समझते हैं कि इन थ्रेट्स से क्या हो सकता है, या कहीं ना कहीं वो आप अभी इमोशनल है। 19 साल के हैं हाँ शायद, जी, है ना? हाँ जी। डेथ थ्रेट कैसे फेस किया है, कैसे? अब देखो, वो बस एक, वो मेरे पास डायरेक्टली भी नहीं आया था, किसी एक ग्रुप में वो चल रहा था और उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमेशा पूरे जर्नी में लोग बहुत अच्छे मिले हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, तो कभी उन्होंने वो पूरा डर ना मेरे तक आने भी नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि बहुत प्रेशर हो जाएगा, और बहुत बहुत डरावनी चीज है, कहीं ना कहीं फैमिली के लिए भी थोड़ा सा वो एक फेज रहा है। तो वो चीजें हुई है मेरे साथ में, अकाउंट जाने का और वो सारी चीजें हुई है, बट ठीक है, वो भी एक फेज है, वो भी एक पार्ट है। मम्मी पापा ने ऐसे कभी बोला आप नहीं करना, बंद करो? नहीं, मतलब ये कहते हैं कि जो भी करो ध्यान से करो, किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं रखना चाहिए, और वो बात का मैं भी ध्यान रखती हूँ, लेकिन कई बार बस, हाँ, मुझे लगता है कई बार बस करना होता है लोगों को कि नहीं, हमें परेशान करना ही है। जबकि मेरे कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ कह रही हूँ कि नहीं आपको यही मानना पड़ेगा, या ये ऐसा है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, वो आपकी फ्री विल है कि आप क्या करना चाहते हो। बट है, लोग करते हैं ऐसी चीजें तो हमें भी फेस करना पड़ता है। वो शरारती तत्व हाँ। होते ही होते हैं जिनको सामने बिल्कुल, वाले को बस परेशान सामने वाले करना को है। बस नीचे खींचना है। तो बिल्कुल वो थ्रेट्स मिले हैं, कई बार अकाउंट जाने के थ्रेट्स मिले हैं कि हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, मास रिपोर्ट कर देंगे। तो वो सारी चीजें होती हैं। एफआईआर करने का एक केस था कि हाँ। कोई एफआईआर करने जा रहा था मेरे अच्छा, खिलाफ। क्यों? मैंने कुछ एक वीडियो में कहा था, महाभारत का ये एक प्रसंग था जो वास्तविक में हमने टीवी में देखा है, वो वैसा है नहीं, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो वेद व्यास जी ने महाभारत में जो चीजें लिखी हैं और आपने जो टीवी में देखी है वो बहुत अलग है। हाँ। तो बस मैंने वो कह दिया कि ये ऐसा लिखा हुआ है, तो बहुत हेट कमेंट्स आए थे, और उसमें ये भी एक कमेंट था कि मैं आज आपके खिलाफ एक एफआईआर होने वाली है। तो जैसे ही एफआईआर वाला मैंने कमेंट पढ़ा तब मुझे लगा कि एफआईआर कैसे करेंगे, तो मैंने कई लोगों को फिर कॉल किया कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। लीगल तो एडवाइस लिया आपने? लीगल एडवाइस लिया मैंने गौतम जी को भी फोन किया था उस टाइम, अच्छा। सबसे पहले मैंने गौतम जी को फोन किया था कि उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, एफआईआर करने का कोई बेस भी तो होना चाहिए, और आप वही बता रहे हो जो लिखा हुआ है, तो फिर उसमें क्या डरना। तो सीधी सी बात है, बट हाँ, नए एक्सपीरियंस होते तो थोड़ा डर लगता है। बट ये चीजें फेस करके मेंटल पीस भी डिस्टर्ब? हाँ, मेंटल पीस कभी डिस्टर्ब नहीं होने देती हूँ मैं। थोड़ा बहुत शायद परिवार को देख के आ भी जाता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो जाते हैं कई बार। कैसे है इतनी मेच्योरिटी 19 साल की उम्र में? सपोर्ट है कहीं ना कहीं, मतलब वो परेशान भी होते हैं लेकिन समझाते भी हैं, और भी जो जीवन में लोग हैं या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रखने में हेल्प करते हैं कि कुछ होगा नहीं, सब अच्छा है, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ही साथ है, जितने मेंटर्स हैं, जितने गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में रहना ही ये मैच्योरिटी लेके आता है। और फिर आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। हाँ। तो जब ईश्वर का साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं सही होती। बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी देश में कई शायद ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ इस्कॉन टेम्पल्स नहीं है। तो आपका क्या स्टैंड है
ट्रेंड पहले से एक थोड़ा ऐसा चलने लगा है कि इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन वैसा है ना, बड़ा चंदा लेते हैं, ये हम्म सारी चीजें हम्म करते हैं। और अभी शायद उन लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स पे भगवत गीता को भी सेल करना शुरू किया है। ओके। आपका क्या स्टैंड है? ट्रैफिक लाइट्स पे गीता को सेल करना, बेचना कितना सही है? और इस्कॉन वाले पूरे जी इकोसिस्टम पे आपका क्या जी कमेंट है? देखिए, हर एक संस्था का अपना एक मत है, अपना एक विचारधारा है, अपने उनकी शिक्षा है। तो मेरा उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। हर एक संस्था ज्ञान को आगे बढ़ा रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनका काम है, ये हमारा काम है ना। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू तक पे तो कुछ नहीं कहती, बट जहां बात है भगवत गीता की, तो शायद अगर हम उनके एक पर्सपेक्टिव से सोचे तो शायद उनका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत गीता पढ़े। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को गीता जाके दूं और उससे उससे कहूं कि तू पढ़ना, पढ़ा नहीं पढ़ा आपको हम्म तो नहीं पता, हम्म तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज्ञान के साथ और उस किताब के साथ थोड़ा अपमानजनक हो सकता है। क्योंकि शायद होली बुक भी है ना, हाँ, भगवत गीता। बिल्कुल और पूरा सनातन समाज हमारे लिए तो एक वो बिल्कुल पुस्तक पूजनीय है। बिल्कुल। और उसको ट्रैफिक लाइट्स पे से बेचना, हम्म है ना, तो हम्म वो मुझे लगता है कि शायद जी काफी ऐसा हो जाता है जो आपत्तिजनक है, या हाँ लोग हाँ। उसको। हो सकता है कि उनका उद्देश्य अच्छा है, हम्म बट कहीं ना कहीं शायद वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, या हम्म कुछ बहुत कम ही लोग होंगे जो उसको मतलब ठीक से उसकी रिस्पेक्ट करते होंगे या उसे पढ़ने की कोशिश करते होंगे। तो मुझे लगता है ये प्रत्येक अपने इंस्टीट्यूशन की एक विचारधारा है, तो वो उनका कार्य है। आपको लगता है सर, श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की जी स्थापना की, जी उनके उद्देश्य से अब इस कॉन्स्टिट्यूशन काफी डाइवर्ट हो रहा है, या वहाँ की जो चीजें हैं वो अ, काफी ऐसी हैं जो अब लोगों को पसंद नहीं आती? कि मेरे पास ऐसे कई इंसिडेंसेस आए जो लोगों ने मुझे बताए, तो जी आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, मुझे पर्टिकुलर किसी भी ऐसे एसोसिएशन के बारे में ना पूरा नॉलेज है नहीं, टू बी हम्म वेरी ऑनेस्ट, कि वो क्या कार्य कर रहा है, या उसकी संस्था कौन से रूल्स रेगुलेशंस या क्या गाइडलाइन फॉलो कर रही है, और जिस उद्देश्य से वो शुरू हुआ वो वैसा चल रहा है या नहीं। तो ठीक है। मुझे लगता है कि उस विषय में अभी उतना पता नहीं है, और हम्म अगर किसी इंस्टीट्यूशन के या ऑर्गेनाइजेशन के मुझे ठीक बात विषय है। में पता ना हो, तो उसमें कोई अपना ओपिनियन देना गलत हो सकता ठीक है। बात है। शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही हूँ, तो इसलिए। आपने अभी एक बड़ी अच्छी सीरीज बनाई, मैंने आपके हैंडल पे देखा, साड़ी को लेके, साड़ी को लेके, साड़ी का हाँ जी। साहित्य। और साड़ी एक ऐसा पहनावा है जी जो भारतीय नारी के ऊपर जितना जचता है शायद कोई और पहनावा हाँ नहीं जी जचता होगा। बिल्कुल। तो वो कैसे आइडिया आया कि चलो साड़ी के बारे में बताते हैं, हर राज्य की एक साड़ी के बारे में जी बताते हैं? तो मुझे पर्सनली साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मुझे हम्म लगता है जैसा आपने कहा कि हाँ उससे सुंदर कोई हाँ शायद ही ऐसा कोई वस्त्र है जो लगता होगा, हम्म और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है। तो हम्म मुझे लगता है आज के टाइम पे जो यूथ है या ऑडियंस है, कहीं ना कहीं इस कल्चर को या इस पहनावे को ना भूलती जा रही है, हम्म क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा ज्यादा ज्यादा झुकाव है। है, मेरा भी रहा है। मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं था। हाँ बट अब जो है, अब जो कार्य है या जो अब मेरी विचारधारा है, वो इस तरफ ज्यादा है, और जब हम्म तक पहन के नहीं देखा, जब तक उसे ट्राई नहीं किया, तब तक नहीं पता था। और अब जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे लगता है ये सबसे सुंदर है और मैं इसमें सबसे अच्छी लगती हूँ। हम्म तो वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना साड़ी को लेके एक सीरीज बनाया जाए, ताकि लोगों को बताया जाए कि कितना सुंदर वस्त्र है और इसकी क्या खासियत है, क्या है ये असल में, और हर हर एक राज्य में किस तरह ये अलग अलग तरीके से पहना जाता है, उसका इतिहास क्या रहा है। तो ये हम्म। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब ये सीरीज बना रहे थे तो साड़ी के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो पहले पता ही नहीं था? साड़ी के विषय में ऐसा, हाँ, हर एक स्टेट की साड़ी का एक अपना इतिहास रहा है, उसके प्रिंट्स को लेके, उसके कपड़े को लेके। तो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग, उसके टेक्निक को लेके। तो हम्म कहीं टाई डाई टेक्निक से बनाया जाता है, कहीं सिल्क को यूज करके बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है साड़ी के विषय में जितना पता था और फिर अब इस सीरीज के साथ जितना पता चला है, उसमें बहुत अंतर है कि कितने सूझबूझ से वो प्रिंट्स बनाए गए हैं। जैसे उड़ीसा की अगर कोई साड़ी है तो उसके रंग भी भगवान जगन्नाथ से लिए गए हैं। अच्छा। तो कितना कल्चरली भी कनेक्टेड है ये देखा गया है, और उसके प्रिंट्स भी आपको, उसके प्रिंट्स में भी उड़ीसा का वो झलक दिखेगा या बनारस का झलक दिखेगी आपको उस प्रिंट में। तो मुझे लगता है ये बहुत सुंदर चीज है और हमें समझनी चाहिए। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी पहन लेना, मतलब कोई भी हाँ वस्त्र, जैसे मैंने कुर्ता पहना है, जी मैं कभी जानना नहीं चाहूंगा कि इसका साहित्य क्या है, इसका इतिहास क्या हाँ, है ना, जनरली नहीं लोग जानते जनरली हैं। हम लोग नहीं बट जानना चाहते। वो जब मैंने वो सीरीज देखी, मैंने कहा ये कुछ अलग है, ये कुछ अच्छा है। हाँ कि हम जो औरतें साड़ी पहनती हैं, मेरी माँ साड़ी पहनती जी है,
वो पहन रही हैं, हाँ उनको नहीं पता है नहीं कि पता साड़ी कहाँ से आया हाँ है, क्यों आया है, ये क्यों हाँ पहनते हैं। तो बिल्कुल वो अच्छा लगा जान के, जी और जब ऐसी चीजें बनती हैं तो शायद जनता को पसंद भी आती है, पसंद भी आती है इसीलिए आपको इतना प्यार मिलता है जनता से। वो पसंद वाली चीज हो जाती है ना, सोशल बिल्कुल मीडिया पे आप जो बिल्कुल बना रहे हैं वो हाँ पसंद आ जी रहा है, जी वो वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब आपने ये कुर्ता पहना है तो आपको जानने में जिज्ञासा तो शायद नहीं है कि ये कहाँ से आया कैसे बना, लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि कहाँ से आया तो आपको इंटरेस्टिंग लगा, हाँ। तो इस पॉइंट से नहीं शुरू किया तो कि पता नहीं किसको इंटरेस्ट होगा जानने हम्म। में, बट जब जब ऑडियंस तक वो चीज पहुंची तो शायद कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो गया कि अरे हाँ ये तो हमें पता ही नहीं था, और अब हमें अपने अपने शहर के बारे में अपने साड़ी के बारे में पता चल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज हुई। अच्छा, जब आप कंटेंट बना रहे थे तो कब था पहला वो समय जब कोई रील वायरल हुई, या पहला रिस्पांस मिला, ऑडियंस से प्यार मिला, कि जैसे सोचा नहीं था हाँ कि यार जी ऐसा कुछ होगा और ये हो जाता है। तो कंटेंट बनाते हुए ऑलमोस्ट 1.7 इयर्स हो गए थे, ठीक है। और तब तक कोई भी रील वायरल नहीं गया था, तो मैंने 1.7 इयर्स तक हर एक दिन रील बनाया एक है। साल 7 महीने। 1 साल 7 महीने। सुन लो, सब लोग 2 रील डालते हैं और सोचने लगते हैं वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं होता है। हमारे साथ जो बैठी हैं, 1 साल 7 महीने काम किया, उसके बाद वायरल हुई। तो बिल्कुल सब्र रखिए ना, सब्र बिल्कुल बहुत सब्र जरूरी रखना है। बहुत जरूरी है, और सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, आप बताइए आगे। तो उस टाइम तक कोई रील वायरल नहीं हुआ, हार्डली कोई रील था जो 10,000 भी क्रॉस किया हो। हम्म। तो प्रेशर कुछ नहीं था, या ऐसा कोई माइंड में ये नहीं था कि क्यों नहीं वायरल जा रहा है। और गीता का ही पूरा सीरीज चल रहा था, तो दूसरे अध्याय का एक श्लोक था। अब जनरली मैं जो कंटेंट शूट करती हूँ वो प्रॉपर प्रोफेशनली कैमरे पे बैठ के पूरे सेटअप वगैरह के साथ मैंने इतने साल से वैसा ही किया जितना भी पॉसिबल था। और उस दिन बस पता नहीं क्यों मन में आया कि आज एक आउटडोर रील रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही गीता का श्लोक समझाते हैं, और उसमें मैंने 3-4 प्रॉप यूज किए थे। ओके। तो वो आत्मा के विषय में था कि आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, दूसरे अध्याय का एक श्लोक आता है। तो मैंने वो जलाते हुए माचिस से, धूप से, पानी से, हर एक चीज से दिखाया, और वो रील वायरल गया था 4.2 मिलियन। और वो आउट ऑफ ऐसी एक्सपेरिमेंट था, मैंने जो करके देखा कि एक रैंडम प्रॉप के साथ रील बना के देखते हैं, तो वो कुछ नया किया तो शायद ऑडियंस को पसंद आया और वो वायरल हो गया। बस वो कंटेंट वायरल हुआ और सारे कंटेंट धीरे धीरे करके वायरल होने लगे, और तभी वो पूरा ग्रोथ आया है। जो लोग इस इंटरव्यू को एज अ जी कंटेंट क्रिएटर की तरफ से देख रहे हैं, उनके लिए एक्सपेरिमेंट की क्या वैल्यूज है? मतलब एक जब आप क्रिएशन की जी दुनिया में हैं, हाँ तो एक्सपेरिमेंट कितना मायने रखता है कंटेंट को लेके? बिल्कुल, कंटेंट को लेकर एक्सपेरिमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ही एक चीज करके आप भी बोर हो जाओगे, आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा बोर हो जाएगी, और वो हमेशा आपसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ जो आपसे वो शायद नहीं नहीं उनको लगता कि यार ये तो नहीं कर सकता, और जब आपने वो करके दिखा दिया, कुछ अलग करके दिखा दिया, तो शायद उनको वो पसंद आ जाता है, या उनको वो बात समझ में आ जाती है। शायद एक ही एक तरीके से आप एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, आपके पास पेशेंस बहुत है, बट डायरेक्शन ही गलत है, तो वो पेशेंस कोई काम का नहीं है। डायरेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट करके देखो, उसमें भी पेशेंस रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखो। हर एक व्यक्ति, हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए अलग एक्सपेरिमेंट काम करता है, तो मुझे जब लगता से वो है रील वायरल हो गई थी, जी तो घर वाले खुश थे? आपका कैसा रिएक्शन था? हाँ बिल्कुल, देखो ग्रोथ होती है तो खुशी तो होती है, तो हाँ। मैं भी बहुत खुश थी और मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के पूरी जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। और इसी जर्नी के दौरान जब कंटेंट मैं बनाया करती थी मेरे घर पे, तो मेरा घर ना रोड के एकदम साइड में था, तो बहुत आवाजें आया करती थी। तो एक टाइम ऐसा भी था जहाँ कुछ महीने मैंने सुबह 3 बजे उठ के कंटेंट रिकॉर्ड किया है, सुबह ताकि 3 बजे उठ के? हाँ जी, बस सुबह 3 बजे उठा, सबसे पहला काम होता था कंटेंट बनाना है, और माइंड में यही रहता था कि कंटेंट बनाने के लिए उठना है, तो मैं उठ जाती थी, नहीं तो शायद मैं ना उठती किसी और काम के लिए। तो वो आवाज ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैं सुबह 3 बजे उठ के रील बनाया करती थी, उसको एडिट करती थी, फिर पोस्ट करती थी। तो कई महीने तक मैंने ये किया, और फिर एक टाइम बाद ऐसा है कि बॉडी साइकिल खराब होने लग रहा था, क्योंकि आप सुबह उठते ही सबसे पहले 3 बजे वो काम कर रहे हो, आपको जिसकी आदत उतनी है नहीं अभी। तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम अपने घर से 7-8 किलोमीटर दूर एक रेंटेड प्लेस पे रहेंगे, हम वहाँ कंटेंट बिल्ड करेंगे। और मैं तकरीबन 11 महीने उस घर में रही हूँ, जो वो रेंटेड प्लेस था, सिर्फ कंटेंट के लिए। तो पापा अप डाउन किया करते थे वहां से, क्योंकि दादा दादी साथ में रहते हैं, तो वो हमेशा अप डाउन किया करते थे। मैं और मम्मी वहां मिलके कंटेंट बनाया करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी का भी बहुत रोल है मेरे कंटेंट में। आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ, मम्मी ने मेरे मम्मी पापा को पूरा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। मम्मी प्रोड्यूसर रही हैं शो की। मम्मा कहीं रेगुलर था, कहीं
कहीं ना कहीं, क्योंकि आज भी महाभारत के स्क्रिप्ट में वो हेल्प करते हैं, अब पापा भी उसको हेल्प करते हैं, तो शायद उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो हमने, हमारे घर में सबने पढ़ना शुरू किया, मैंने किया, मम्मा ने किया, फिर दादाजी ने पढ़ना शुरू किया, तो इस समय वो रामायण पढ़ रहे हैं, मेरे पापा महाभारत पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका बहुत रोल रहा अब है। घर ने जिम्मेदारी ले ली है कंटेंट बनाने की। हाँ मतलब वो हेल्प करते हम हैं हेल्प अभी। करेंगे। हाँ वो खुद के लिए पढ़ रहे हैं और हेल्प भी करते हेल्प हैं। भी करते हैं, बिल्कुल। अच्छा लगता है। तो वहाँ 11 महीने हम रहे, और ये जो पूरा ग्रोथ है उसी घर में आया है जहाँ मैं घर से अलग रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्पेशल रहा है। लकी का। बिल्कुल, हाँ लकी तो नहीं, मेहनत ही है। बट हाँ, मेहनत के साथ साथ लक भी है। तो जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो जब पहली रील वायरल गई तो जी। फिर लगा कि अब तो बस गाड़ी चल जाएगी, अब आ, बढ़िया इसी में करना है। हाँ मत देखो, पहले भी यही पॉइंट था कि कंटेंट में कुछ हो सकता है, पर दिमाग में ये भी था कि पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरे मेंटर भी प्ले करते हैं, जो कंटेंट में मेरे मेंटर हैं, मनीष पांडे जी। तो उन्होंने हमेशा यही चीज समझाई मुझे कि 700 दिन के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। एक कंटेंट क्रिएटर के जीवन में अगर कोई वीडियो या कंटेंट क्रिएटर देख भी 200 रहा है, तो 2 साल अपने आप को देके देखो। जैसे किसी डिग्री में 3 से 4 साल लगाते हो ना, तब जाके इंजीनियर या डॉक्टर बनते हो, तो कंटेंट क्रिएशन में आके ये क्यों भूल जाते हो कि यार 2 दिन में हम बस ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि करियर तो इसी में बनाना है, ये भी पता था कि पेशेंस लगेगा, और मैंने घर वालों को बोला था कि डिग्री में भी इतना ही टाइम लगेगा, तो यहाँ भी इतना ही टाइम मुझे देना कि मैं अपने आप को वहाँ प्रूफ कर पाऊँ कि हाँ कंटेंट में भी कुछ हो सकता है। और जब वीडियो वायरल हुए और जब फॉलोअर्स आए, कम्युनिटी बढ़ी, तो उन्हें भी और अच्छे तरीके से विश्वास हो गया कि हाँ इसमें भी कुछ करियर बन सकता है।